मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। अच्छे उत्पादन के लिए सोयाबीन की फसल में जरूरी कार्य। गर्भवत बकरियों और मेमनों की देखरेख है जरूरी। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्था लिए खेतों में खड़ी है, परंतु इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं और उन सब कार्यों को कब और किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं जिला शहडोल के कृषि सहायक संचालक अनुराग पटेल से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती में होने वाली अन्य क्रियाओं के बारे में, क्योंकि अब इसमें खरपतवार तेज़ी से बढ़ रहे होंगे। खरपतवार, आप जानते हैं कि खरपतवार हमारी फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, पोषक तत्व ज़मीन से चूस लेते हैं, पानी चूस लेते हैं, हवा जो आती है वो सही तरीके से क्रॉस नहीं करती है, उसमें से हमारी फसलों को दबा देते हैं, हमारी फसलें कमज़ोर हो जाती हैं और इनका नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है। यांत्रिक नियंत्रण विधि से, जैसे हाथ से लाइन से अगर आप बोई किए हैं तो उसको हैरो हो चला सकते हैं या डोरा चला सकते हैं, इस तरह से उसको निदाई गुड़ाई करके नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा कि इमेज़ाथापर नामक दवाई जो है, इसमें सबसे बेस्ट दवाई है। 1 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर खेत में इस्तेमाल की जाती है। 1 हेक्टेयर में 500 से 1000 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, यदि आप खरीफ मौसम में लगाई गई सोयाबीन की फसल से अच्छा उत्पादन लाना चाहते हैं तो इसके लिए फसल में जल प्रबंधन का तो ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ कमजोर फसल की उचित बढ़वार के लिए घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग भी करना होगा, तभी आपको सोयाबीन की फसल से अच्छा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, सोयाबीन में जल प्रबंधन की बात करें तो इसमें जल का भराव पौधे के लिए बहुत घातक होता है। जल निकास की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। जो जल की नाली है जिससे पानी निकलता है, तो वो जल निकास को देख लेना चाहिए और फसलों में पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं, उन क्रांतिक अवस्थाओं में तो बिल्कुल पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अंतिम सिंचाई जो है, दूध की अवस्था को ध्यान में रखते हुए, अगर दुग्धावस्था में और पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है खेत में, तो अंतिम सिंचाई दुग्धावस्था में करके उसके बाद फिर सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फिर फसलें अच्छी हो जाती हैं। भाइयों, यदि आपको ऐसा लगता है कि फसल हमारी कमज़ोर दिख रही है कुछ, तो हमें 19-19-19 जो घुलनशील उर्वरक है NPK 5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव कर देते हैं तो हमारी फसल मजबूत हो जाती है। इसके अलावा फलियां बनते समय यदि हम 0050 का घोल छिड़क देते हैं तो इससे हमारी फलियां जो है काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, दाने चमकीले हो जाते हैं और फलियों में जो दाने का भराव है वो कभी कभार कमज़ोर रह जाता है, वो भराव अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की फसल को सबसे अधिक नुकसान कीट और रोगों के प्रकोप से होता है। यदि आपने समय रहते इनका नियंत्रण नहीं किया तो सोयाबीन के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है और आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। हम यदि फसल सुरक्षा की बात करें तो सबसे जो घातक बीमारी लगती है वो एक विषाणु जनित रोग है जिसे हम कहते हैं सोयाबीन का पीला मोज़ेक। पीला मोज़ेक आप देखेंगे खेत में तो पत्तियां पीली पीली हो जाती हैं, उसकी नसें पीली पीली हो जाती हैं। उसको
पीला मोज़ेक को फैलाने के लिए जो सबसे बड़ा वेक्टर है, जो उसमें कीट है, वो है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी कीट जो है रस चूसता है और जो बीमार पौधा है, जहाँ पर ये रोगाणु है, जहाँ पर विषाणु है, उस विषाणु को चूस लेता है और दूसरे पौधे पर जाकर उसकी पत्ती पर रस चूसता है। इस तरह से वो दूसरी पत्ती को इन्फेक्शन पहुँचा देता है, दूसरी पत्ती में रोग पहुँचा देता है और दूसरी पत्ती भी प्रभावित हो जाती है। पीले मोज़ेक के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, जहाँ जहाँ पीला रोग दिखे उसको पौधे को उखाड़ लें, उखाड़ के ज़मीन में उसको गाड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, इस कीट को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है, वो 0.5 ml दवा प्रति लीटर के हिसाब से अगर आप छिड़काव कर देंगे तो आपका जो सफ़ेद मक्खी कीट है नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इससे ये नियंत्रित हो जाएगा। इसके अलावा जो गर्डल बीटल है, ये बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। गर्डल बीटल जिस खेत में लगता है, अगर आप उसको थोड़ा सा धूप हो जाने के बाद आप जाएंगे, देखेंगे जगह जगह पत्तियाँ उसकी लटक जाती हैं, वो मुरझा जाती हैं पत्तियाँ। वो क्या करता है कीट, पत्ती के जहाँ से निकलती है या उसके तने में वो रिंग बना देता है, चारों तरफ से उसका जो एक रिंग कर देता है, तो उससे उसका जो भोज्य पदार्थ है वो आदान प्रदान नहीं होता है, जिससे पत्तियाँ मुरझाई हुई थी। तो आपको उसका सबसे पहचानने का सबसे सही तरीका है, पत्तियाँ अगर मुरझाई हुई दिख रही हैं तो इसका मतलब खेत में गर्डल बीटल लगा हुआ है। इनके नियंत्रण करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट नाम की दवा जो है, इसको 450 ml दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम छिड़काव करते हैं 500 लीटर पानी में, तो जितने प्रकार के भी कीट हैं सारे कीट जो है नियंत्रित हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपकी फसल अच्छी होगी और आपको जो है एक अच्छा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस की बैठक में कमलनाथ की दो टूक, अगले 11 महीने का रोड मैप करें तैयार। 23 का चुनाव अग्नि परीक्षा, विधायकों के रवैये पर उठाए सवाल। एमपी में फिर से बारिश की चेतावनी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, निवाड़ी में भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बन रहा है सिस्टम। आसमानी आफत पर सरकार का मिशन राहत, और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान खेती के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, लेकिन इनमें से अच्छा लाभ वही प्राप्त कर पाते हैं जो गर्भवत बकरियों और उनके मेमनों की देखरेख और प्रबंधन मौसम के अनुसार करते हैं। तो इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर HC यादव से। तो चूंकि बकरी बच्चे को भी पाल रही है एवं शरीर को भी, उसको अपने को शरीर को भी मेंटेन करना है, तो इस हिसाब से बच्ची जो बकरी को अपन खान पान दे रहे हैं, जो पशुहार दे रहे हैं, उसमें 25% पशुहार और एक्स्ट्रा अपनी गाभिन बकरी के लिए हमें और बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो बच्चा देने वाली है वो स्वस्थ बच्चा जन सके। इसी के अगर लगता है हमें कि हमारी बकरी 10 दिन के अंदर बच्चा देने वाली है, तो हमें कम से कम 30 ml कैल्शियम की मात्रा बकरी को कम 10 दिन लगभग दे देना चाहिए। बड़े आराम से ब्याएगी और जो जेर ना गिरने की समस्या होती है, प्रोलेप्स होने की समस्या होती है, ये भी नहीं होती है। और कोशिश ये होना चाहिए कि बकरी हमारी शेड में ही रहे, एवं जो शेड के बाहर जो हमने जो बाड़ा बनाया है, बाड़े में रहे। बाड़े की व्यवस्था भी यही हो कि बाड़े में किसी भी तरह से गीलापन ना हो, बकरी के पैर गीले ना हो, और बाड़े में घूम लें, 2 दिन में बाड़े में घूम लें,
और बरसात अगर होती है तो उसको पुनः शेड में कर दिया जाए। यही व्यवस्था हमें मुख्य रूप से इस समय बरसात के समय में देखना चाहिए। किसान भाइयों, बकरियों की प्रजनन क्षमता बहुत होती है। बकरी करीबन 1.5 साल की उम्र में ही बच्चा प्रजनन करने की क्षमता रखती है और 6 से 7 महीनों के अंदर उनका जन्म हो जाता है। एक बकरी एक बार में 2 से 3 या कभी-कभी उससे अधिक बच्चे भी पैदा करती है, लेकिन इनके नवजात मेमनों की उचित देखरेख नहीं करने पर मृत्यु दर बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अब हमारी बकरी के ब्याने की बात आती है। जिस दिन हमारी बकरी बच्चा देती है, हम उस बकरी के आसपास रहें। बच्चा देने के बाद हम देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल सुस्त रूप से रहता है, तो हम सबसे पहले ध्यान दें कि बच्चे के नाक में अगर कोई सलाइवा, मुंह में कोई सलाइवा भरा है तो उसको साफ कर दें। बच्चे के सलाइवा को साफ करने के बाद थोड़ा पेट को हल्का हल्का सा दबा दें ताकि बच्चे सांस लेने में शुरू हो जाए और सांस लेना उसका रेगुलर चालू हो जाए। तो हल्का दबाने से फेफड़े एक्टिव होते हैं और बच्चा सांस लेने लगता है बड़े आराम से। सलाइवा मुंह से और नाक से निकालने के बाद फिर बात आती है बच्चे की नाभ की। 4 इंच, अब उनको देखना चाहिए कि 4 इंच छोड़ के एक अच्छे साफ सुथरे धागे से बच्चे की नाभ को बांध देना चाहिए धागे से, और धागे के जहां हमने गठान लगाई है, जोर से बांधा है, उसके नीचे साफ सुथरे ब्लेड से नाप को काट देना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको किसी भी प्रकार के कुत्ते बिल्ली पास में आ जाते हैं या कुछ भी है तो वो पहले नाप को ही देखते हैं। नाप बकरी भी चाटते समय नाप को ही चाटती है, तो बकरी की बच्चे की नाभ में घाव बन जाते हैं, इससे बहुत तकलीफ होती है। तो हमारी कोशिश हो कि नाभ को हम पहले से ही काट दें। नाभ को काटने के बाद पीपी लोशन, टिंचर आयोडीन से उसको सील कर दें ताकि उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना लगे। प्रायः देखा गया है कि हम बच्चे को दूध पिलाने में बहुत देरी कर देते हैं, तो कोशिश ये होना चाहिए कि बच्चा जन्मने के बाद उसको आधे घंटे के अंदर उसी माँ का दूध उसको मिल जाए, पहला दूध मिल जाए। इससे उसको बहुत सारी ताकत बच्चे को मिल जाती है और बच्चे का पेट भी समय से साफ हो जाता है। तो हमें पूरी तरह से ये कोशिश करना चाहिए कि हम आधे घंटे के अंदर बच्चे को पहला दूध जरूर पिला दें। फिर बात आती है बच्चे के खान पान की, तो 1 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए, उस अलग से कोई आहार देने की ज़रूरत नहीं है। इसी व्यवस्था की तरह 1 महीने के बाद थोड़ा बच्चे को अपन चाहें तो हरी पत्तियाँ खिलाने की आदत डाल सकते हैं, हरी मुलायम पत्तियां उनको खिलाना शुरू कर सकते हैं। 1 सप्ताह के बाद में मेमनों को दूध पिलाने का समय दिन में 3 बार निर्धारित कर देना चाहिए और शुरुआती दाना देना शुरू कर देना चाहिए, जिसे क्रीपर राशन कहते हैं। इस आहार को बनाने के लिए मकई का दर्रा, 32% मूंगफली खल्ली, 35% गेहूं चोकर, 20% मिनरल पाउडर, 2.5% नमक, 0.5% और फिश मील 10% को अच्छी तरह से मिलाकर दाना मिश्रण तैयार कर बकरी के मेमनों को उनकी उम्र और वजन के अनुसार 15 से 60 ग्राम मात्रा प्रति मेमने को 7 महीने की उम्र से 3 महीने की उम्र तक खिलाना चाहिए, जिससे उनकी शारीरिक बढ़वार अच्छी हो सके। किसान भाइयों, इसी प्रकार से पानी की बात आती है। अगर हमारे यहाँ नल कनेक्शन है का उसी का पानी पिलाएं, बाहर के स्रोतों का पानी अपन ना पिलाएं। 1 महीने के अंदर बच्चे को पेट के कीड़ों की दवाई जरूर पिला देनी चाहिए, ताकि अगर कोई पेट में कोई वर्मीसाइड पनपते हैं, अंतः परजीवी के लिए समय समय पर उनको एल्बेंडाजोल दवाई जो हमारे मार्केट में मिल रही सामान्यतः मिल जाती है, हमारी सरकारी संस्थाओं में खूब आराम से मिल जाती है। तो एल्बेंडाजोल की दवाई समय समय पर अपने बच्चों में देते रहें। किसान भाइयों, अब बच्चा अपना अगर इसके बाद 3 महीने का जब होता है, 3 महीने में पहला टीका अपन को बच्चे को PPR का लगवा देना चाहिए। इसके बाद 6 महीने होने पर जो और बीमारियां जो सामान्यतः बकरियों में होती हैं, जैसे HS हुआ, FMD हुआ, ब्लैक क्वार्टर हुआ, इंट्रोटॉक्सीमिया हुआ, इन बीमारियों का रेगुलर टीकाकरण 6 महीने बाद अपन को अपने बच्चों में करा देना चाहिए। अब सभी प्रकार के टीकाकरण जो मैंने पहले बताए हैं, इन समस्त बीमारियों का टीकाकरण 1 साल के अंदर सभी बच्चों में
करा लेना चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। कांग्रेस की बैठक में कमलनाथ की 2 टूक अगले 11 महीने का रोड मैप करें तैयार। 23 का चुनाव अग्नि परीक्षा, विधायकों के रवैये पर उठाए सवाल। एमपी में फिर से बारिश की चेतावनी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, निवाड़ी में भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बन रहा है सिस्टम। आसमानी आफत पर सरकार का मिशन राहत जारी, भोपाल में स्टेट सिचुएशन रूम से की मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की समीक्षा, लोगों से चंबल बेसिन में न जाने की अपील। निंडौरी में देवरगढ़ बांध हुआ क्षतिग्रस्त, जगह जगह से पानी का रिसाव, दहशत में आसपास की ग्रामीण। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, 20 लोगों को निकाला। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश के किसानों को सलाह दी जाती है कि मध्य प्रदेश में शहडोल और सागर से लगे जिलों में आगामी 3 दिनों के दौरान मध्यम बारिश और अन्य क्षेत्रों में बहुत हल्की वर्षा की संभावना है। इन 3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की गति 5 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। हवाएं पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पहले से ही दलहनी, तिलहनी और सब्जी वाली फसलों की निराई गुड़ाई कर लेवें, जिससे खरपतवार नियंत्रित होगा और मिट्टी में नमी भी बनी रहेगी। धान की फसल में पत्तियों पर भूरे लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो ब्लास्ट रोग के लक्षण हैं। यदि इस रोग पर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया गया तो पूरी फसल नष्ट हो सकती है। इसके नियंत्रण के लिए रासायनिक कवकनाशी ट्राइसाइक्लोजोल 100 ग्राम प्रति एकड़ या थियोफेनेट मिथाइल 250 ग्राम का छिड़काव करें। धान की फसल में पत्ती लपेटक और सिल्वर सूट कीट का प्रकोप होने पर इसके नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरान 3G की 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। धान की फसल में तना छेदक कीट के कारण बीज की टहनियां सूख जाती हैं, जो खींचने पर आसानी से निकल जाता है। ऐसी स्थिति में 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर रेनेक्सपियर का छिड़काव सहायक होता है। धान की बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद यदि धान के पत्तों की नोक का रंग पीला दिखाई दे तो किसानों को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पोटेशियम उर्वरक का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। मक्का की फसल में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फाल अर्मीवर्म कीट के प्रकोप की संभावना है, इसलिए उस क्षेत्र में नियमित निगरानी करें और प्रकोप होने पर प्रारंभिक अवस्था में फसल को बचाने के लिए स्पाइनोसेड 45 SC की 0.3 मिलीलीटर मात्रा या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। तिल की फसल में पत्ती और फल की सुंडी कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है, अतः इसकी रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन 25 EC दवा की 0.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। बैंगन की फसल में फल बेधक कीट का प्रकोप होने की संभावना बढ़ गई है।
प्रकोप होने पर इनके नियंत्रण के लिए ट्राइएजोफास 40 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का छिड़काव प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर करने की सलाह दी जाती है। छिड़काव के 1 सप्ताह के भीतर फल की तुड़ाई रोक दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पशुओं को साफ सुथरे स्थान पर रखें और पशुओं को डांस, मक्खी और मच्छर से बचाव के लिए धुआं करें। मवेशियों को कृमिनाशक दवा हर 3 से 4 माह के अंतराल पर अवश्य पिलाएं। बड़े मवेशी के लिए 3 ग्राम प्रति पशु एवं छोटे मवेशी के लिए 1.5 ग्राम प्रति पशु की दर से खाली पेट में देवें। डेयरी किसानों को सलाह दी जाती है कि मवेशी शेड को साफ और अच्छी तरह से सुखाकर रखना चाहिए। साथ ही पशुओं को बरसाती गंदा पानी पीने और जल भराव वाले क्षेत्रों में चराने न ले जाएं। पशुओं को पानी में 50 से 60 ग्राम नमक मिलाकर पिलाना चाहिए। यह जानवरों के विकास और प्रजनन में मदद करता है। मौसम की स्थिति को देखते हुए पशुओं में खुरपका, मुंहपका रोग फैलने की आशंका है। इससे बचाव के लिए पशुओं का टीकाकरण करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क